कार्ल मार्क्स ये महज इतिहास का कोई एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा बौद्धिक तूफान है जिसने 20वीं सदी की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हमारे इस गहन विश्लेषण में हम उनके इसी जटिल जीवन और उनके उन विचारों को खंगालेंगे जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। जरा उनके इस मशहूर विचार पर गौर करें। दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की केवल विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है, मुख्य बात इसे बदलना है। 1845 की 11वीं थीसिस उनके जीवन भर के बौद्धिक और क्रांतिकारी संघर्ष का सबसे शक्तिशाली सार हमारे सामने पेश करती है। इस पूरी बौद्धिक यात्रा में हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे। उनकी शुरुआती पृष्ठभूमि से लेकर आदर्शवाद से यथार्थ तक का उनका सफर, ऐतिहासिक भौतिकवाद, लंदन का वो कठिन निर्वासन, दास कैपिटल का जटिल अर्थशास्त्र और आखिर में उनकी उस व्यापक विरासत और आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खंड 1 से, पृष्ठभूमि और उदय। आइए 19वीं सदी के उस राजनीतिक रूप से प्रतिबंधित यूरोप की ओर चलते हैं जहां से इस असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये देखना काफी दिलचस्प है कि मार्क्स की जो भौगोलिक यात्राएं थीं वो सीधे तौर पर उनके दार्शनिक विकास से जुड़ी हुई थीं। 1818 में ट्रियर में जन्मे आम कानून के छात्र से लेकर कट्टरपंथी विचारों की वजह से दर-दर भटकने वाले और आखिरकार 1849 में लंदन में निर्वासित होने वाले एक निर्भीक पत्रकार बनने तक का ये पूरा सफर वाकई बेहद रोमांचक है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव पर, आदर्शवाद से यथार्थ तक। ये वो दौर था जब युवा मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय में अपने समय के सबसे प्रभावशाली विचारों का सामना किया और उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ चुनौती दी। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि मार्क्स ने उस समय के मशहूर दार्शनिक हेगल के दर्शन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जहां हेगल ये मानते थे कि इतिहास अमूर्त विचारों से आगे बढ़ता है, वहीं मार्क्स ने ये कड़ा तर्क दिया कि नहीं, मानव इतिहास के असली चालक हमारी भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, कोई अमूर्त विचार नहीं। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, ऐतिहासिक भौतिकवाद और अलगाव। पेरिस और ब्रुसेल्स में बिताया गया वो जीवन समय जिसने मार्क्स के सबसे गहरे समाजशास्त्री सिद्धांतों को जन्म दिया। उनकी 1444 की पांडुलिपियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आया, अलगाव यानी एलियनेशन के 4 प्रकार। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली असल में एक श्रमिक को उसके ही द्वारा बनाई गई वस्तु से, उसके काम की प्रक्रिया से, उसकी अपनी रचनात्मक इंसानियत से और यहाँ तक कि उसके साथी श्रमिकों से भी पूरी तरह से अलग कर देती है। ये एक तरह की व्यवस्थागत त्रासदी थी जिसे उन्होंने उजागर किया। और ठीक यहीं से ऐतिहासिक भौतिकवाद का उनका सबसे प्रमुख सिद्धांत आकार लेता है। ये सिद्धांत मूल रूप से ये समझाता है कि किसी भी समाज का जो आर्थिक ढांचा या बेस होता है, वही आखिरकार उस समाज की कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था यानी उसके सुपरस्ट्रक्चर को तय करता है। इसी मजबूत विश्लेषणात्मक नींव पर 1848 में मशहूर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखे गए इस दस्तावेज के वो ऐतिहासिक शब्द, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं, ये कोई मामूली नारे नहीं थे। पूरे यूरोप में उठ रही क्रांतियों की लहर के बीच ये नई राजनीतिक चेतना के लिए एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व आह्वान था। लेकिन इसके बाद उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन दौर शुरू होता है। खंड 4, लंदन का निर्वासन और उनका कड़ा संघर्ष। 1849 में जब उन्हें निष्कासित किया गया तो लंदन में उनके जीवन के सबसे अंधकारमय और दरिद्रता भरे वर्ष शुरू हुए। यहाँ उनके वैयक्तिक संघर्ष को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोहो के एक बेहद छोटे और तंग फ्लैट में रहते हुए भयानक गरीबी ने उनके 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। ये एक ऐसी गहरी त्रासदी थी जिसे केवल उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स के अटूट आर्थिक और भावनात्मक समर्थन ने ही किसी तरह सहने लायक बनाया। लेकिन इतनी गहरी व्यक्तिगत निराशा के बीच भी उनका बौद्धिक काम कभी नहीं रुका। ये आंकड़ा देखिए, 500। जी हाँ, ये उन लेखों की संख्या है जो उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में अनगिनत घंटे बिताकर न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। इन लेखों में वैश्विक राजनीति और उपनिवेशवाद का बहुत ही बारीक विश्लेषण मौजूद था। लंदन के इसी गहन शोध ने अंततः उनकी सबसे महान बौद्धिक उपलब्धि को जन्म दिया। खंड 5, दास कैपिटल का अर्थशास्त्र। 1867 में प्रकाशित हुए इस महाग्रंथ का मुख्य उद्देश्य पूंजीवाद के अंदरूनी विरोधाभासों को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने लाना था। और इसमें सबसे पहले सामने आता है कमोडिटी फेटिशिज्म या माल भ्रम का ये मूलभूत विचार।
आसान शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कैसे पूंजीवाद किसी भी वस्तु को बनाने में लगे मानवीय श्रम को पूरी तरह से छिपा देता है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे बाजार में वस्तुएं अपने आप ही एक दूसरे से लेन देन कर रही हों, जबकि उनके पीछे असली इंसानों की मेहनत होती है। इसी विचार के बुनियाद पर हम अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू के कंसेप्ट तक पहुंचते हैं। मार्क्स का सीधा सा तर्क था कि यही वो तंत्र है जिससे व्यवस्थागत शोषण होता है। एक मजदूर बिना वेतन के अतिरिक्त समय में जो काम करता है, वही मेहनत आखिरकार एक पूंजीपति के मुनाफे में बदल जाती है। और ध्यान दीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संकट के एक चक्र का निर्माण करती है। जैसे जैसे पूंजी इकट्ठी होती है और नई तकनीकें जीवित मजदूरों की जगह लेने लगती हैं, तो मुनाफे की दर गिरने लगती है। इसका सीधा सा परिणाम होता है गंभीर और व्यवस्थागत आर्थिक अस्थिरता। 1883 में मार्क्स का शांतिपूर्वक निधन हो गया, लेकिन सच कहें तो उनका असली सफर उनकी मौत के बाद ही शुरू हुआ। खंड 6, विरासत, आलोचना और प्रासंगिकता। उनका जो वैश्विक प्रभाव रहा है वो वाकई अभूतपूर्व है। उनके सिद्धांतों ने केवल 20वीं सदी की रूसी या चीनी जैसी प्रमुख राजनीतिक क्रांतियों को ही ईंधन नहीं दिया, बल्कि आधुनिक समाजशास्त्र, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययनों को भी पूरी तरह से एक नया रूप दे दिया। हालांकि एक निष्पक्ष अकादमिक नजरिए से हमें इन वस्तुनिष्ठ आलोचनाओं को देखना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों ने सत्तावादी राज्य के खतरों की सख्त चेतावनी दी थी। वहीं नारीवादी विचारकों ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि कैसे मार्क्स का सिद्धांत महिलाओं के उस अमूल्य घरेलू काम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, जिसका कोई वेतन नहीं मिलता। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक बात जो बेहद दिलचस्प है वो ये कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद उनके आर्थिक विश्लेषणों में एक नया पुनरुत्थान देखने को मिला है। आज के शोधकर्ता और विद्वान बढ़ती असमानता, डिजिटल लेबर और प्लेटफॉर्म पूंजीवाद जैसी एकदम आधुनिक समस्याओं को समझने के लिए उन्हीं के सिद्धांतों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु संकट के इस आधुनिक युग में क्या 19वीं सदी की यह गहरी आलोचना आज भी हमारी वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए एक अनिवार्य दृष्टिकोण प्रदान करती है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम इस बौद्धिक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विषय को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।